आजकल टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, है ना? स्मार्टफोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक मशीनें दिन ब दिन और भी ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं। तो ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है, इंसान और मशीन के इस रिश्ते का भविष्य क्या होने वाला है? आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मार्क एंडरसन का ये जो मशहूर कोटेशन है वो असल में उस आम डर को दिखाता है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी ताकत बन चुकी है जिसे अब रोका नहीं जा सकता और ये धीरे धीरे हर चीज पर कब्जा कर रही है। अच्छा, तो ये कहानी शुरू कुछ ऐसे होती है। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि कंप्यूटर उन कामों में भी इंसानों को हरा रहे हैं जिन्हें कभी सिर्फ इंसानों का मैदान समझा जाता था, चाहे वो शतरंज का खेल हो या फिर कोई बहुत ही मुश्किल क्विज शो। और बस यहीं से वो एक बड़ा सवाल उठता है जो शायद हम सभी के मन में कभी ना कभी आता है, एक डर सा कि क्या भविष्य में मशीनें हमारी नौकरियां छीन लेंगी, क्या वो हमारी जगह ले लेंगी। और यही है वो इंसान बनाम मशीन वाली बहस जो आजकल हर जगह सुनने को मिलती है। लेकिन क्या हुआ अगर इस बहस की बुनियाद ही गलत हो? क्या हुआ अगर हम इस पूरे मामले को ही एक गलत नजरिए से देख रहे हों? यहीं पर दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, सब्स्टिट्यूशन यानी किसी की जगह लेना, और कॉम्प्लीमेंटैरिटी यानी एक दूसरे का पूरक बनना। देखिए, अक्सर लोग टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया भर के इंसान एक ही जॉब के लिए आपस में मुकाबला कर रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी वो बिल्कुल अलग है। यहां कंप्यूटर हमारे कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि हमारे टूल्स हैं, हमारे औजार हैं। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी यानी पूरकता। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जब इंसान और मशीन मिलकर काम करते हैं तो जो नतीजा निकलता है वो दोनों के अकेले काम करने से कहीं ज्यादा बेहतर और बड़ा होता है। ये मुकाबला नहीं है, ये असल में सहयोग है। तो सवाल ये है कि आखिर ये साझेदारी इतनी असरदार क्यों है? वजह बहुत दिलचस्प है। वजह यह है कि इंसान और कंप्यूटर दोनों की ताकतें बिल्कुल अलग-अलग हैं और यही चीज उन्हें एक बेहतरीन टीम बनाती है। मतलब इंसान का मजबूत पक्ष क्या है? इरादे को समझना, प्लानिंग करना और मुश्किल हालात में सही फैसला लेना। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर का काम है बहुत बड़े-बड़े डेटा को तेजी से प्रोसेस करना। वो ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उन्हें उस डेटा के पीछे का मतलब समझ नहीं आता। इस फर्क को समझने के लिए गूगल का ये एक्सपेरिमेंट देखिए। एक सुपर कंप्यूटर को जिसमें 16,000 केंद्रीय प्रकार्य यंत्र सीपीयूज लगे थे, ये सिखाया गया कि एक वीडियो में बिल्ली को कैसे पहचानते हैं। और जानते हैं नतीजा क्या निकला? 1 करोड़ वीडियो, 10 मिलियन वीडियोस देखने के बाद भी वो सुपर कंप्यूटर सिर्फ 75% बार ही सही पहचान कर पाया। और वहीं सोचिए, एक 4 साल का बच्चा ये काम हर बार बिना किसी भी गलती के कर सकता है। ये एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है जो दिखाता है कि इंसानी दिमाग और कंप्यूटर की काबिलियतें कितनी कितनी अलग हैं। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर क्या असल दुनिया में भी ये ऐसे ही काम करता है? बिल्कुल करता है। चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं जहां इंसान और मशीन की इसी जुगलबंदी ने सच में कमाल कर दिया है। पेपाल की कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़ी चुनौती से हुई। उन्हें ऑनलाइन फ्रॉड से लड़ना था, और ये कोई मामूली दुश्मन नहीं था। ये एक ऐसा दुश्मन था जो हर दिन हर घंटे अपनी चालें बदल रहा था। तो शुरुआत में उन्होंने सोचा कि एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से इसे रोक देंगे, लेकिन फ्रॉड करने वाले ज्यादा चालाक निकले। वो हर बार सिस्टम को धोखा देने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेते थे। असली कामयाबी तब मिली जब उन्होंने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया। इसमें मशीन का काम था किसी भी संदिग्ध लेन देन को पकड़ना, और आखिरी फैसला हमेशा एक इंसान लेता था। इंसान और मशीन की इस कमाल की टीम को उन्होंने नाम दिया ईगोर। और इसी टीम ने ना सिर्फ पेपाल को डूबने से बचाया, बल्कि कंपनी के को-फाउंडर मैक्स लेविचिन को इंटरनेट का शर्लॉक होम्स बना दिया। ये है पूरकता की असली ताकत। अच्छा, अब अगला उदाहरण है पैलेंटियर का। इसे समझने के लिए अमेरिका की 2 टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों को देखते हैं, CIA और NSA। CIA ज्यादातर इंसानी जासूसों पर निर्भर है, जो अक्सर जानकारी के इतने बड़े ढेर में कहीं खो जाते हैं। वहीं NSA का पूरा फोकस कंप्यूटर प्रोसेसिंग पर है, लेकिन मशीनें किसी के इरादे को नहीं भांप सकती। पैलेंटियर इन दोनों तरीकों के बीच का एक रास्ता निकालता है। उनका सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो डेटा को एनालाइज करके उसके पैटर्न को इंसानी एनालिस्ट के सामने रखता है, और नतीजा ये है कि ये सिस्टम दुनिया की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में मदद कर रहा है।
आतंकवादियों को ट्रैक करने से लेकर बीमारियों को फैलने से रोकने और बड़े-बड़े वित्तीय घोटालों को पकड़ने तक। और आखिर में एक उदाहरण जो हम सब जानते हैं, लिंक्डइन। क्या लिंक्डइन ने रिक्रूटर्स की नौकरी छीनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने उन्हें एक सुपर टूल दे दिया। आज 97% प्रोफेशनल रिक्रूटर्स सही कैंडिडेट को ढूंढने के लिए लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं। उनका काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा असरदार और आसान हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे सबूत हमारे सामने हैं, तो फिर भी मशीनें हमारी जगह ले लेंगी वाली सोच इतनी आम क्यों है? देखिए, इसकी एक वजह तो कंप्यूटर साइंस की अपनी सोच में ही छिपी है। जैसे ही हम मशीन लर्निंग जैसा शब्द सुनते हैं, दिमाग में किसी की जगह लेने वाली तस्वीर बनती है। अक्सर रिसर्च में भी इंसानी कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है ताकि कंप्यूटर उन्हें आसानी से सीख सकें और उसे रिप्लेस कर सकें। और ये बिग डेटा का जो इतना हल्ला है, वो भी इसी गलतफहमी से आता है कि जितना ज्यादा डेटा उतनी ज्यादा वैल्यू। लेकिन सच तो ये है कि बिग डेटा अक्सर सिर्फ डम डेटा होता है, मतलब बिना मतलब का डेटा। उसे काम की जानकारी में बदलने के लिए एक इंसानी दिमाग की जरूरत पड़ती ही है। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक वजह भी है। जब कोई कंप्यूटर अकेले कोई मुश्किल काम करता है, जैसे शतरंज खेलना, तो वो हमें किसी जादू की तरह लगता है। लेकिन जब इंसान और मशीन मिलकर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, तो वो हमें उतना चमत्कारी नहीं लगता, क्योंकि उसमें इंसानी मेहनत भी शामिल होती है। तो देखिए, आखिर में बात इस पर आती है कि हम सही सवाल पूछें। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा, कंप्यूटर अकेले क्या क्या कर सकते हैं। नहीं, असली और कहीं ज्यादा जरूरी सवाल यह है, कंप्यूटर इंसानों को मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम सुलझाने में कैसे मदद कर सकते हैं। क्योंकि भविष्य की असली ताकत वो इसी सवाल के जवाब में छुपी है।